नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पाटीदार। सर्वप्रथम आपको उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में चयनित होने की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपकी काउंसलिंग की डेट आ चुकी है। 14 से 18 तारीख के बीच आपको अपना प्रोफाइल पंजीयन करना है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, चॉइस फिलिंग करनी है। उसके बाद 21 से 23 के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसकी सूचना आपको SMS और ईमेल के माध्यम से मिलेगी। अब हमें किस प्रकार से प्रोफाइल पंजीयन करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या सावधानी रखना है, ये सब चीजें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। आपके सामने जो विंडो दिख रही है, ये मैंने ओपन की है trc.mponline.government.in। अगर आप डालेंगे तो आ जाए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और आप इस पर भी अगर TRC लिखकर सर्च करेंगे तो TRC लिखकर TRC पर जैसे ही हम लोग जाएंगे और TRC MP ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो ये वाला विंडो खुल जाएगा। अब आपको या तो आप सीधे क्या करें, यहां से साइन अप पे जाएं और साइन अप कर लें। सबसे पहले हम लोगों को साइन अप करना है, तो कैंडिडेट साइन अप पर हम लोग जाएंगे और साइन अप कर लेंगे। जैसे ही आप साइन अप पे चले जाएंगे, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना है, यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है जो भी आपकी हो, और मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करना है, और जो आपका कैप्चा होगा जो प्लस माइनस करना रहता है वो करके आप सेंड ऑप्शन पर जाएंगे। जैसे ही आप सेंड ऑप्शन पर जाएंगे आपको एक OTP मिलेगा। अब कैसे करेंगे इसको भी समझते हैं। तो यूजर मैन्युअल आपको पहले से दे रखा है। मैं इसका एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको चॉइस फिलिंग करके भी बताऊंगा, पर अभी मैं यूजर मैन्युअल के माध्यम से आपको बता रहा हूं। इन्होंने प्रक्रिया में इस प्रकार से बताया गया है। जैसे ही सबसे पहले आपने लोक शिक्षण संचालय वाले पे जाएं, या फिर मैंने जैसा आपको बताया कि आप डायरेक्ट साइन अप करें, तो डायरेक्ट साइन अप करने पर भी आप वहीं पहुंचेंगे। ये देखो, आप डायरेक्ट साइन अप करते हैं तो भी आप इस विंडो पर आते हैं, तो डायरेक्ट साइन अप करें। इस प्रक्रिया को दोहराने का कोई मतलब नहीं है। जैसे ही आप उच्च माध्यमिक शिक्षक का चयन करेंगे, आपको OTP मिल चुका है, और जैसे ही आपको OTP मिलेगा, उस OTP इस प्रकार का विंडो खुलेगा जिसमें वैलिडेट प्रोफाइल लिखा हुआ होगा। वहां पर आपकी जो भी अंकों की OTP आएगी वो OTP इस प्रकार से पुट कर देंगे। पुट करने के बाद आपको उसको प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, जैसे ही प्रोसीड पर आपको क्लिक करना, OTP दर्ज करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करें। OTP वेरीफाई होने पर आपको पासवर्ड सेट का ऑप्शन मिलेगा। अब जैसे ही आपको पासवर्ड सेट का ऑप्शन मिलेगा तो आपको कुछ भी अपना पासवर्ड बना लेना, और पासवर्ड ऐसा बनाना जो आप क्या करें, आपको याद रह सके, क्योंकि बार बार आपको इसको लॉगिन करना पड़ेगा, तो आपको आवश्यकता इसकी लगेगी। फिर आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा। पासवर्ड क्रिएट होने के बाद प्रोफाइल हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली का आपको मैसेज आ जाएगा। उसके बाद फिर आप उसी एक विंडो पर जाएंगे जो लॉगिन वाला विंडो है। वहां पर आप लॉगिन, जहां पर आपने साइन अप किया था वहां पर आप वापस क्लिक करेंगे तो इस टाइप का विंडो खुलेगा। उसमें आपको फिर सिलेक्ट करना है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा शिक्षक, और यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है और जो पासवर्ड आपने बनाया वो डालना है, और कैप्चा डालकर आप क्या करेंगे, लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप अंदर जाएंगे, यहाँ पर आपका फोटो दिखाई देगा, या व्यू प्रोफाइल, EWS, इस प्रकार से आपको सारी चीजें वहां पर दिखाई देगी। जो भी आपका रोल नंबर है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। आपकी रैंक ऑटोमेटिकली वो वहां दिखाई देगी, जो कि आपकी कर्मचारी चयन आयोग से ऐसी की ऐसी ले ली गई है। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो दी गई है वो यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड का, चॉइस फिलिंग का, रीचॉइस फिलिंग का, अलॉटमेंट लेटर का, सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देगी 1 बाय 1। ठीक, अब आपको करना क्या है, तो आपको सबसे पहले ऑप्शन पर क्लिक करना रहेगा ये डॉक्यूमेंट अपलोड वाले पर। ठीक, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है अपने को। तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड को ऑप्शन पर जाएंगे, और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपको डिस्ट्रिक्ट चुनना है, इसमें गलती मत करना। आपका जो नजदीक की डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, उसी में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जिला चयन करें तो
तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जैसे ही डिस्ट्रिक्ट चयन करेंगे, आप जिस भी जिले के हैं, अगर आप इंदौर के हैं तो इंदौर का चयन करेंगे, आप मंदसौर के तो मंदसौर का चयन करेंगे, आप नीमच के तो नीमच का चयन करेंगे, पर अपने ही जिले का चयन करें। अगर कोई अभ्यर्थी बाहर रहता है, मान लो इंदौर में रह रहा है, तो वो इंदौर का चयन कर ले, अपने नजदीकी किसी भी अपन जिले में जाकर वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपके ही जिले में आपको वेरिफिकेशन करवाना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जिला सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपन वही वाली बात जो डॉक्यूमेंट अपलोड की बात चर्चा में कर रहा था, 5 रुपए एक डॉक्यूमेंट का लगेगा। सबसे पहले आप 10th का कर दें, उसके बाद बीएड का होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन का, फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करना है, मार्कशीट अपलोड करना है। बहुत से लोग डिग्री, ये कंफ्यूजन फैलाया हुआ है कि डिग्री चाहिए, डिग्री चाहिए, डिग्री नहीं चाहिए, मार्कशीट चाहिए। ठीक, उसके बाद आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट डालना है। यदि आप किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं, यानी कि आप यूआर में हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं। पर यदि आप ईडब्ल्यूएस में हैं तो आप ईडब्ल्यूएस का अपलोड कर दीजिएगा। आप एससी, एसटी, ओबीसी जिस भी कैटेगरी में है उस कैटेगरी का आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद डिसेबिलिटी वाला कोई है तो वो अपलोड करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। विडो वाला है, विधवा वाला है तो वो करेंगे। इंटरकास्ट सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड करेंगे। विक्रम अवार्ड सर्टिफिकेट या किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला सर्टिफिकेट है, अगर कोई मान लो वर्ग 2 में ऑलरेडी कार्यरत था और उसके पास कोई सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला, तो वो भी क्या कर सकता है, इसको करना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण आपको ये वाला जो डॉक्यूमेंट है डोमिसाइल वाला, यानी कि मूल निवासी का अपलोड करना है, क्योंकि ये डिसाइड करेगा यदि आपके इसमें आपने ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी से फॉर्म भरा है और आप अगर ये नहीं करते हैं तो आपको कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा और आप रिजेक्ट हो जाएंगे। गेस्ट अगर आपने किया है, गेस्ट का नियम जो है 200 दिवस और 3 सत्र वाला है, तो वो वाले तीनों सत्र के आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर जितने भी बनते हैं आपको अपलोड करने हैं। एक के बाद एक पीडीएफ बना लेंगे और तीनों को एक साथ अपलोड कर देंगे। ठीक, अगर आपका मिडिल का जैसे कि ये डला हुआ है, एक डला हुआ है, फिर दूसरा डला हुआ है, इस प्रकार से गेस्ट फैकल्टी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर घोषणा पर क्लिक करके प्रोसीड को रजिस्ट्रेशन कर देना है। उसके बाद आपको जाना है चॉइस फिलिंग मेन्यू पर। जैसे ही चॉइस फिलिंग पर जाएंगे तो आपको आपका सब्जेक्ट दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ इंग्लिश का उदाहरण दिया गया है, तो यहाँ इंग्लिश है जो आपका सब्जेक्ट होगा, वो सब्जेक्ट खुल जाएगा। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग के विकल्प दिखाई देने लग जाएंगे। उसमें आप ऑल डिस्ट्रिक्ट करके या ऑल ब्लॉक करके भी चयन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो ये ऑल डिस्ट्रिक्ट की बजाय आप जो भी आपकी चॉइस है, तो पहले आपकी डिस्ट्रिक्ट यहाँ डालें और डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद आप एक के बाद एक आपके जिले के स्कूल खुलने लग जाएंगे। जो भी आपकी प्रेफरेंस है उस प्रेफरेंस को आप पहले सेट कर लें। मेरे हिसाब से तो पहले ऑल डिस्ट्रिक्ट्स का आप प्रिंट निकाल लें और अपना सेट कर लें और उसके बाद एक के बाद एक आप चयन करते जाएं। अगर आप चयन में आपने मान लो पहले कोई दूसरा स्कूल ले लिया और उसको आगे पीछे करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं। जब आपकी चॉइस हो जाएगी तो वो आपको इस प्रकार से दिखाई देंगे कि हम लोगों ने स्कूल डाले हैं। और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण है पेमेंट का, ठीक है, तो सारी प्रोसीड होने के बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा और वो पेमेंट आपको डन होगा। यदि आप पेमेंट जमा नहीं करते हैं तो आप जो है वेरिफिकेशन में आप भाग नहीं ले पाएंगे। क्या क्या निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं उन निर्देशों पर भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये नियोजन के कुछ जो प्राप्त हुए हैं आपको, सबसे पहले तो निर्देशिका में क्या लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती नियम 2018, ठीक, 2018 भर्ती नियम चलते हैं क्योंकि 2018 से पहले उच्च माध्यमिक शिक्षक नहीं हुआ करते थे। ठीक, उस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। फिर विषयवार प्रवर्गवार रिक्तियां आपको कर्मचारी मंडल द्वारा चयनित परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन के अनुसार, जो आपका विज्ञापन आया था उस विज्ञापन के अनुसार आपको कर्मचारी चयन मंडल ने जो विज्ञापन निकाला था और उसी से आपकी परीक्षा हुई थी, दोनों पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा, तो उसका विषयवार वाला नहीं। उसके बाद जो आपकी आयु है, सीमा है, वो सब आपकी चयन परीक्षा के विज्ञापन समय जारी नियम पुस्तिका के अनुसार लागू होंगे। चयन परीक्षा के समय आपकी जो आयु होगी वहां से निर्धारित होगी, इसका मतलब ये है। महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं। देखो ये शुल्क वाला पॉइंट जो मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने ये कहा कि भाई यह शुल्क अप्रतिदेय होगा।
ठीक है, वापसी इसकी होगी नहीं। दस्तावेज अपलोड में प्रति 5 रुपए के मान से एक दस्तावेज के 5 रुपए लगेंगे। ठीक, अभ्यर्थी तकनीकी समस्या समाधान के लिए 9:30 से 7 के बीच कभी भी इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। वैसे आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं। दस्तावेज अपलोड और सत्यापन की प्रक्रिया, आपने अपलोड कर दिए सारे दस्तावेज, जिले का चयन करना है, जिले का चयन कर लिया आपने। अब आपने देखो क्या लिखा है कि अभ्यर्थी दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थी को प्रविष्टि करनी होगी कि वह किस जिले में अपने दस्तावेज का सत्यापन करना चाहता है। अतिथि, एक और पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अतिथि शिक्षकों के लिए है। अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में वेरिफिकेशन कराना है जिस जिले में उन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया। यह बात विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा जिले का चयन करने से पहले। जिस जिले में उसने अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया, एक से अधिक जिलों में अतिथि शिक्षक कार्य करने पर उन्हीं जिलों में से किसी एक का चयन वो कर पाएगा। अगर 2-3 जिलों में उसने काम किया तो किसी एक जिले का चयन वो कर सकता है। और सत्यापन हेतु जिले या कार्यालय के आवंटन का अंतिम अधिकार आयुक्त पर होता है। हालांकि वो ऐसा करते नहीं है, आप जो चयन करते हैं वही आपको उपलब्ध कराते हैं, पर उनके पास ये विशेष अधिकार है कि वो चाहे तो आपका बदल सकता है। आयुक्त लोक शिक्षण के पास ये अधिकार सुरक्षित है। इस चरण में अभ्यर्थियों को दस्तावेज अपलोड करने के उपरांत शाला विकल्प चयन करना है। चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाई गई समस्त शालाओं का चयन करना अनिवार्य होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप ऐसा नहीं है कि 2 स्कूल चयन करके आपने छोड़ दिया, ऐसा मत करना बच्चों। ठीक है, माफी चाहता हूं, बच्चे कहने में आ गया। ठीक है, कि पढ़ा के आदत पड़ गई है कि बच्चों तो इसलिए। ठीक है, तो दोस्तों समस्त शालाओं का चयन करना अनिवार्य है। जितनी भी शालाएं हैं सबको आपको चयन करना है। आपके उसमें लिस्ट में जितनी भी शालाएं हैं सबको चयनित करिएगा। और मेरे हिसाब से तो सारी शालाओं को, आखिरी आपके मान लो 300 पद है तो 300 ही शालाओं का चयन आप इस प्रकार से करें कि मुझे ये भी मिल सकती है, ये भी मिल सकती है। तो प्रायोरिटी सेट करके ही करें। जिन अभ्यर्थियों का प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड और शाला विकल्प पोर्टल पर शुल्क भुगतान नहीं किया जाएगा, देखो लिख दिया, शुल्क भुगतान नहीं होगा तो नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा, उसकी नियुक्ति अमान्य हो जाएगी। इसके पश्चात इस संबंध में किसी भी प्रकार के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आप अभ्यावेदन लेकर लोक शिक्षण के चक्कर लगाते रह जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो ये निश्चित कर लें कि आपका पेमेंट जमा हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक, तथा वे मेरिट क्रम के आधार पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे। मेरिट क्रम के आधार पर, आपका मेरिट का नंबर 1 है तो आप इस पर यह दावा नहीं कर सकते कि मुझे यही स्कूल मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संबंधित अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु संयुक्त संचालक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर सत्यापन कराना है। अब ये कैसे आपको सेट बनाने हैं, तो अभ्यर्थी को अपने मूल दस्तावेज 100 प्रमाणित प्रतियों के 2-2 सेट लाने होंगे। अब क्या है कि आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करे इनका सेट तो आपको ले जाना ही है। सेट बनाकर 2-2 सेट बनाना, तो 2 फाइल खरीद लेना अच्छी सी, और दोनों फाइल में सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लगा देना। ठीक, और उसके बाद क्या करना, आप 2 बोला है आप 3 ले जाना। और प्रीवियस ईयर की, मान लो आपका एमएससी फाइनल 2016 में हुआ है या 15 में हुआ है, तो आप उससे पहले यानी प्रीवियस ईयर की मार्कशीट भी लेकर जाइएगा, क्योंकि वो मांग सकते हैं कि प्रीवियस ईयर की मार्कशीट बताओ, तो हमें साथ में ले जाना है। किसी शंका की स्थिति में वो आपसे मांग सकते हैं। ठीक, उसके बाद 2-2 सेट लेंगे। ये सेट सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी मूल दस्तावेज से मिलान कर कार्यालय में जमा कराए जाएंगे, और जो डॉक्यूमेंट आप पोर्टल पर अपलोड करेंगे उनसे उनका मिलान भी होगा। इसका ऑनलाइन प्रमाणीकरण आपको किया जाएगा। सत्यापन के समय उपस्थित होने पर दस्तावेज प्रमाणीकरण की स्थिति में ऑनलाइन जनरेट पावती संबंधित को प्रदान की जाएगी। ऑनलाइन जो जनरेट पावती होगी वहां से एक स्लिप रसीद आपको मिलेगी, वो लाना है। अभ्यर्थी सत्यापन अधिकर्ता के समक्ष अपनी पहचान हेतु कोई आईडी, आधार कार्ड इत्यादि के साथ उपस्थित होंगे। अपना एक प्रूफ ले जाना है, पहचान पत्र जरूर ले जाना है, कोई भी हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है। निर्धारित तिथि और समय पर सत्यापन हेतु उपस्थित न होने, और हमें यह ध्यान रख लेना, लिख के रख लेना कि आपको जो मैसेज आया 21 तारीख का, तो 21 तारीख को ही पहुंचना है। उसके बाद आपके किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा, आवेदन पर कोई विचार नहीं किया। दस्तावेज सत्यापन के उपरांत किसी भी दस्तावेज में किसी भी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं करेंगे। अब अभ्यर्थी के लिए जो विशेष निर्देश दिए गए हैं, विशेष निर्देश की बात कर लें। अंक सूची हो या फिर उपाधि डिग्री हो,
मान्यता प्राप्त संस्थान के ही मान्य होंगे। वैसे आप सभी के पास मान्यता प्राप्त संस्थान के होंगे, पर कुछ लोग फर्जी तरीके से किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लेते हैं जिसका यूजीसी के साथ अप्रूवल नहीं होता, ऐसी यूनिवर्सिटी से कर लेते हैं। तो उनके लिए ये लाइन लिखी गई है कि आप मान्यता प्राप्त संस्थान के ही होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र राज्य शासन द्वारा अभिविहित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए और स्वीकार किए गए, जैसे कि ओबीसी का है, मूल निवासी का है, एससी एसटी का है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट एक सक्षम अधिकारी जो होता है, यानी कि जैसे एसडीएम होता है, तो वो इनको जारी करता है। उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की 2023 में सम्मिलित आवेदकों तो आवेदन के समय अतिथि शिक्षक के रूप में दर्ज की गई जानकारी के आधार पर कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन परीक्षा के परिणाम में अतिथि शिक्षक श्रेणी में जिन अभ्यर्थियों ने अतिथि प्रवर्ग में किया गया है उन्हीं को अतिथि शिक्षक का आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। अब आप मान लोगे आप किसी अभ्यर्थी का अभी हो गया है अतिथि शिक्षक, 3 साल हो गए, जब आपने चयन परीक्षा के समय आवेदन किया था आपने टिक नहीं किया था अतिथि पर, और अब आपका हो गया है, तो अब आपको लाभ नहीं मिलेगा। लाभ उसी को मिलेगा जिसने उस समय अतिथि पर टिक किया था, अतिथि पर अप्लाई किया था। अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र 23-24 तक के मान्य होंगे, अर्थात शिक्षक पर जिन अभ्यर्थी का 3 सत्र और 200 दिवस है वो 31 मार्च 2024 तक का मान्य होगा। इसी सेशन का है, 31 मार्च 2024 तक का मान्य होगा। अतिथि शिक्षकों के संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र निम्नानुसार मान्य होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित। उसके बाद जीएफएमएस पोर्टल वाले ही मान्य होंगे, ऑफलाइन वाले मान्य नहीं होंगे। आदिम जाति कल्याण विभाग में जिला संयोजक या सहायक आयुक्त या आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अपने हस्ताक्षर या पद मुद्दा से जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य होंगे। ठीक, यदि अभ्यर्थी द्वारा अतिथि शिक्षक का कार्य करते हुए उसी शैक्षणिक सत्र में नियमित छात्र के रूप में उपाधि अर्जित की गई है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इससे एक तरफ अतिथि कर रहे हैं, एक तरफ वो नियमित छात्र के रूप में कार्य मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ नियम है। जिन अतिथि शिक्षकों ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया उसी मुख्यालय से भिन्न स्थान पर नियमित छात्र के रूप में उपाधि प्राप्त की, तो इस अवधि को छोड़कर शेष अवधि के 3 शैक्षणिक सत्र उसके मान्य हो जाए। मान लो वो डिग्री प्राप्त कर रहा है, उसने अतिथि में भी कार्य कर लिया और डिग्री ले ली, तो अब ये होगा कि जिस सत्र में उसने उसी मुख्यालय का मतलब जिले को अपन मान ले, यानी कि आप मंदसौर जिले में रहते हैं तो मंदसौर जिले में ही अगर आप रहकर डिग्री प्राप्त कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि आप मंदसौर के रहने वाले हैं और आपने इंदौर जाकर डिग्री प्राप्त कर ली, अब आप वहां से एमएससी कर रहे हैं और यहाँ आप अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों का क्या होगा कि जिस सत्र में उन्होंने इंदौर जाकर एमएससी किया उस सत्र को अमान्य कर दिया जाएगा, बाकी के सत्र को मान्य किया जाएगा। यदि अतिथि शिक्षक द्वारा अतिथि शिक्षक अध्यापन के साथ साथ मुख्यालय से भिन्न स्थान पर नियमित उपाधि प्राप्त की है और अतिथि शिक्षक के पास उन्हीं में से 3 शैक्षणिक सत्र के, तो फिर क्या होगा, तो अतिथि शिक्षक के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। मान लो वो इंदौर में कर रहा है और उसके पास टोटल 3 सत्र ही है, तो फिर क्या होगा कि वो निरस्त हो जाएगा। ठीक, उच्च माध्यम चयन परीक्षा की जो कंडिकाएं हैं, आप कंडिका जो आपके समय उस समय जारी हुई थी रूल बुक, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कुछ विशेष बातें नहीं है। जो अंतिम वर्ष वालों का है तो ऐसे अभ्यर्थी बहुत कम होंगे। तो 2003 में नियम पुस्तिका कंडिका में लेख है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने की शर्त निर्धारित की गई ऐसे आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में थे, फाइनल ईयर में थे और उन्होंने अप्लाई कर दिया था, तो आवेदन की अंतिम दिनांक 27/1/2023, 27 जनवरी 2023, मैंने बताया मेरे साथियों को बहुत सारे को उसी तारीख से लागू होगा। तो ये देखो इन्होंने लिख भी दिया, वे पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए मान्य होंगे। ऐसे अभ्यर्थी को चयन परीक्षा के उपरांत पात्र पाए जाने पर मेरिट क्रम में निर्धारित अर्हता अर्जित करने की संदर्भित तिथि विभाग में जिस दिनांक से दस्तावेज मांगी जाएंगे उसी दिनांक को प्रस्तुत करने होंगे, अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा की अंक सूची उपाधि अनिवार्य होगी। मतलब आप अब जा रहे हैं ना, अभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं आप 14 से 18 के बीच, तो इस तारीख तक आपकी पूर्ण हो जानी चाहिए। ठीक, और पात्रता परीक्षा के समय की घटना है, ये पात्रता परीक्षा में आवेदन की अंतिम तिथि वे पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे 27/1/2023 को, है ना, पात्रता वाला खेल है। अगर दिव्यांग है तो दिव्यांग का प्रमाण पत्र होना चाहिए, 40% वाला जो है, ये बहुत कम होते हैं कैंडिडेट। अब ये तारीखें आई गई कि कब से कब तक अपलोड करना है।
अब यही है जो आपको साथ में दस्तावेजों की सूची दे रखी है। पात्रता परीक्षा की अंक सूची, पात्रता परीक्षा शुरू वाली की, ठीक। उसके बाद जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, दोनों आप दोनों की ले जाना, चयन परीक्षा की और पात्रता परीक्षा की, दोनों की अंक सूची आपको ले जानी है, ध्यान रखिएगा। अब स्नातक उपाधि की अनुसूची सभी सेमेस्टर की, देखो सभी सेमेस्टर की आपके पास होना चाहिए, जितने भी सेमेस्टर है सभी की होना चाहिए, मैंने पहले ही कह दिया। और जितने वर्षों की, किसी की पहले वर्षों में होती थी तो वर्षों वाली तीनों होनी चाहिए, अगर सेमेस्टर है तो 6 सेमेस्टर की आपके पास स्नातक होनी चाहिए। स्नातकोत्तर के सभी सेमेस्टर की आपके या वर्षों की होनी चाहिए। अगर आप SC ST OBC EWS में आते हैं तो आपके इनके नवीनतम प्रमाण पत्र होने चाहिए। स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर आप इसी स्टेट के हैं तो। अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र यदि आपकी जरूरत हो, लागू हो तो। इस आप दिव्यांग है तो वो होना चाहिए। बीएड की अनुसूची आवश्यक है, सभी को ले जानी है, ये भी सभी सेमेस्टर की होना चाहिए। अगर आयु में छूट हो तो उसका सक्षम अधिकारी द्वारा यदि लागू हो तो प्रमाण पत्र। पंजीयन होना चाहिए, रोजगार पंजीयन। उपनाम परिवर्तन की स्थिति में, अगर किसी के नाम में उपनाम में परिवर्तन है, देखो बच्चों फिर बच्चे बोलने में आ गया, तो दोस्तों यदि आपके उपनाम में परिवर्तन है, यदि किसी का मान लो कि मैं पाटीदार हूं तो पाटीदार कहीं लगा हुआ है, कहीं नहीं लगा हुआ है किसी मार्कशीट में, तो उसके लिए वो क्या करें, एक शपथ पत्र बना के ले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। शिक्षक पद हेतु अभ्यर्थी को अपलोड किए गए दस्तावेज सत्यापन के समय प्रपत्र के साथ दस्तावेज की 100 प्रमाणित फोटोकॉपी 2 सेट में लाना। 100 प्रमाणित आपको सिग्नेचर कर देना है, सेल्फ अटेस्ट करना है। अब ये फॉर्म आपको वहां भरना रहेगा। कैसे भरना है, आपका नाम लिखेंगे, जैसे मेरा नाम विनोद है, ठीक है, फादर नेम आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, मान लो 1 2 3 4 आ जाएगा, मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा और ईमेल आईडी आ जाएगा। टेट मैंने कहा ना दोनों अंक सूची होनी चाहिए, पात्रता वाली और चयन वाली। तो टेट का सब्जेक्ट, फिर उसमें कितने अंक आए थे और कौन से वर्ष की है, 2018 वाली है या 2023 वाली है। फिर चयन की अंक सूची, उसके विषय और उसके अंक लिखना है। अब प्रवर्ग आपको लिखना है, अनारक्षित प्रवर्ग को छोड़कर शेष जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना है। अनारक्षित वाले को तो कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की अंक सूची, जन्म तिथि अंक सूची संलग्न करनी है, यानी कि आपको अंक सूची हाई स्कूल जिसमें आपकी क्या हो, डेट ऑफ बर्थ हो। कुछ पहले हाई स्कूल में होती है ज्यादातर की, पर कुछ एक में 12वीं में भी है, तो आप हाई स्कूल वाली अपलोड करेंगे। स्नातक के प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, ठीक है, सभी सेमेस्टर के बारे में विश्वविद्यालय का नाम आपको देखो यहाँ क्या क्या लिखना है। तीनों वर्षों में सभी सत्रों की अंक सूची संलग्न करनी है। सेमेस्टर होने पर प्रत्येक सेमेस्टर की सूची संलग्न आपको करनी है और विश्वविद्यालय का नाम आपको लिखना है कि किस विश्वविद्यालय से आपने स्नातक करा, स्नातकोत्तर किस विश्वविद्यालय से करा, किस वर्ष में करा, ठीक है भाई। प्रथम वर्ष कब कब करा आपने, द्वितीय वर्ष कब करा, तृतीय वर्ष कब करा, इसमें भी प्रथम और अंतिम वर्ष। उस प्रथम वर्ष में प्राप्तांक क्या थे, श्रेणी क्या थी, क्योंकि आपको चयन परीक्षा में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर श्रेणी का विकल्प दिया। स्नातक उत्तीर्ण करते समय का वर्ष एवं मोड भी आपको होना चाहिए कि आपने डिस्टेंस से किया है कि आपने रेगुलर मोड से किया है। बीएड में भी यही स्थिति। अनुभव के प्रमाण पत्र 1 by 1 और कितने कितने दिन आपने काम किया, किसी पहले सत्र में आपने 100 किया, 50 किया, 20 किया, जितने भी किया, टोटल 200 आना चाहिए। दिव्यांग का अगर है, रोजगार कार्यालय का पंजीयन, उसका क्रमांक लगाना है और दिनांक लिखनी। क्या पूर्व में शासकीय सेवा में है, अगर है तो विभाग का नाम लिखना है, पदनाम लिखना है और उसका एनओसी आपको लगाना है। और अन्य विवरण यदि आयु संबंधी छूट है तो वो लिखनी है आपको, आपके हस्ताक्षर करने हैं, दिनांक करना है और परीक्षणकर्ता यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। अब आप यहाँ पर फोटो का ऑप्शन नहीं है, पर आपको फोटो ले जाना है, ध्यान रखिएगा, फोटो आप साथ में ले जाइएगा, इसमें फोटो का ऑप्शन नहीं है, ठीक। अब ये प्रश्न है कि क्या चयन प्रवर्ग दिव्यांग श्रेणी, भूतपूर्व सैनिक या अतिथि शिक्षक या आरक्षण प्रवर्ग में परिवर्तन हो सकता है। तो आप अभी आपने फॉर्म भरा उस समय SC ST OBC जो भी टिक किया तो उसी में आपको जाना है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अतिथि शिक्षक का प्रमाण कब तक मान्य होगा, तो ये पूर्व में चर्चा हो गई, 31 मार्च 2024 तक। अतिथि शिक्षक की श्रेणी में चयन हुआ तो अनुभव क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए, और वो भी 200 दिवन और 3 सत्र का, ठीक, और डिजिटल होना चाहिए। यदि अतिथि शिक्षक रहते हुए कोई उपाधि या
पत्रोपाधि नियमित रूप से की जाती है, क्या अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य होगा? जिस सत्र में नियमित विद्यार्थी के रूप में आपने उपाधि प्राप्त की, उस सत्र का अतिथि शिक्षक अनुभव मान्य नहीं होगा। रेगुलर जिसमें कर लिया आपने वो मान्य नहीं होगा। दोनों कार्य अतिथि कार्य की शासकीय शाला उपाधि मुख्यालय एक ही है, तभी उस सत्र की अतिथि अनुभव मान्य किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। हाँ, अगर मुख्यालय एक है तो मंदसौर का मंदसौर में हो रहा है तो फिर मान्य हो सकता है। अतिथि शिक्षक की श्रेणी में चयन हुआ किंतु प्रमाण पत्र नहीं है, तो मुख्य चयन सूची में अभ्यर्थी अमान्य हो जाएगा, उसको नहीं लिया जाएगा। प्रतीक्षा सूची में कार्यरत के दौरान यदि गैर अतिथि प्रवर्ग में उसका चयन होता है, मेरिट मतलब वेटिंग में अगर गैर अतिथि में उसका हो रहा है तो फिर उसको ले लिया जाएगा। क्या अन्य राज्य का जातीय प्रमाण पत्र मान्य है? तो ये किसी भी कंडीशन में मान्य नहीं है, मध्य प्रदेश शासन का ही मान्य होगा। जातीय प्रमाण पत्र किसके नाम का साथ मान्य होगा? तो पिता के नाम का मान्य होगा, पत्नी के नाम का मतलब पति के नाम का मान्य नहीं होगा। अगर कोई महिला है, विवाहित महिला है, तो वो जाति प्रमाण पत्र अपने पिता के नाम का ही बनवाएं। पीईबी या ईएसबी से पात्रता परीक्षा जो है, तो मुख्य चयन परीक्षा में ईडब्ल्यूएस प्रवर्ग में अभ्यर्थी अमान्य होगी। क्या लिखा? ईडब्ल्यूएस पर टिक किया है किंतु ईडब्ल्यूएस नहीं आता हूं, तो फिर क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। प्रतीक्षा सूची में अगर होता है तो फिर उसको मेरिट के क्रम में ले लिया जाएगा। यही बात SC ST में भी लागू होती है। ठीक, त्रुटिवश SC पे टिक किया था और नहीं है तो फिर उसको वो प्रतीक्षा सूची में देखेंगे। भूतपूर्व सैनिक पर त्रुटिवश में सभी में एक ही बात है। एक ही सत्र में अगर 2 डिग्री अर्जित कर ली तो क्या होगा? अगर नियमित करी है तो निरस्त हो जाएगी। एक नियमित और एक स्वाध्याय करी है तो अभ्यर्थी क्या होगा? मान्य होगा। केंद्रीय सेवा हेतु जारी या केंद्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्या मान्य है? तो मान्य नहीं होगा। महिला अभ्यर्थी का विवाह उपरांत उपनाम में परिवर्तन का शपथ पत्र उसको लगाना पड़ेगा, किसी का यदि परिवर्तन हुआ है तो। दोस्तों मैंने आपको लगभग पूरी प्रक्रिया बता दी है, पर मैं कुछ पॉइंट्स आपको फिर बता रहा हूं। 3 सेट में ले जाइएगा, सभी सेमेस्टर की मार्कशीट ले जाइएगा। 3 सेट मतलब 3 फाइल बनाकर ले जानी है। उस फाइल पर आप मोटे मोटे अक्षरों में आपका रोल नंबर, नाम, ये सब आप लिख दीजिएगा। ये आपको करना है। रोल नंबर लिख दिया, नाम लिख दिया, आपका जो मोबाइल नंबर लिख दिया, तो ये सारी जानकारी उन फाइल्स के ऊपर लिख दें आप लोग अच्छी तरह से। डॉक्यूमेंट सारे सेमेस्टर की फोटोकॉपी भी ले जाएं, ओरिजिनल भी साथ में ले जाएं, कुछ भी नहीं भूलें। दोनों टेट की और चयन परीक्षा की दोनों की अंक सूची साथ में लेकर जाएं। यानी कि सिलेक्शन एग्जाम की अगर आप नहीं ले गए और केवल टेट की नहीं ले गए, सिलेक्शन एग्जाम की ले गए, फिर आपको भागना पड़ेगा इधर उधर साइबर पर, तो सब सामग्री अपने साथ में लेकर जाएं। फोटोग्राफ जरूर लेकर जाएं। फोटो का ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप फोटो लेकर नहीं जाएं, फोटो लेकर जाना है। पूरी प्रक्रियाएं हैं। न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए तो आप सब आपकी मार्कशीट में लिखे हुए हैं। अगर आप क्वालिफाई हुए हैं इसीलिए आपको बुलावा आया है, अन्यथा नहीं आता। चयन सूची जारी हो किए जाने की तारीख से 1 वर्ष की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी, किंतु शासन की अनुमति से अवधि 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है। जो आपकी सूची आई है वो 1 वर्ष के लिए मान्य है और इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रतीक्षा सूची, चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त शेष अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। प्रतीक्षा सूची 1 वर्ष की कालावधि के लिए विद्यमान रहेगी, किंतु शासन की अनुमति से इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। जो जितने भी लोग हैं वो सब वेटिंग में है। इसके अलावा जो चयन सूची में नहीं है वो सब वेटिंग में है और ये भी 1 वर्ष के लिए मान्य है। अधिकारी स्तर से नियुक्ति आदेश या चयनित अभ्यर्थियों के ऊपर शिक्षकों के पद पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के नियोजन की कार्रवाई नियुक्त करते अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जाकर नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। इसके बाद आपको नियुक्ति आदेश अलग से मिलेंगे जो टीआरसी पर भी अपलोड होंगे वेरिफिकेशन के बाद, और वो आपके एजुकेशन पोर्टल पर भी होगी। उसकी कोई तारीख निर्धारित नहीं है, वो आयुक्त स्तर पर निर्धारित की जाएगी, उसके बाद आपको बताया जाएगा। थैंक यू।